एनपीसीबी डीएवीसीसीएल पब्लिक स्कूल का फिजिक्स टीचर हूँ। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को फैक्टर तो एक क्लास लिए और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। लास्ट टॉपिक हम लोग कह रहे थे एडिशन ऑफ फैक्टर पढ़ रहे थे। मैं थोड़ा सा रिकॉल करके आगे बढ़ता हूँ। तो फैक्टर का एडिशन करने के लिए जो सबसे आपका जो है मुख्य रूल्स है वो कौन सा है? टैगिंग लॉ। पिछले क्लास में आप पढ़े थे और एक्सप्रेशन भी निकाला था। सबसे पहले तो मैंने आपको ज्योमेट्रिकली एडिशन करना सिखाया, उससे भी थोड़ा सा रिकॉल करें कि अगर ये फैक्टर ए है और यदि आपको फैक्टर बी को ऐड करना है तो ज्योमेट्रिकली आप कैसे करते हैं? स्केल से इतना ही लंबा इसी दिशा में एक फैक्टर बी कौन सा ए, इसके हेड से इसको ऐड कर दिए, फैक्टर बी के को ऐड किए, यानी इसके हेड से इसके ऐड किया और ये हो गया है आपका रिजल्टेंट फैक्टर, यानी दोनों के एडिशन का रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोगों ने ट्रायंगल्स लॉ दिया था पिछले क्लास में। तो क्या हो गया ट्रायंगल्स लॉ? आप देख लें, केवल सुन लें और ये देख लें। तो ट्रायंगल्स लॉ क्या हो जाएगा आपको? यदि दो फैक्टर को जो एक ही पॉइंट पर काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, अगर ट्रायंगल के दो साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी, और ये ट्रायंगल के साइड भी कैसे लिए जाए? एक ही ऑर्डर में, जैसे एक के बाद एक फैक्टर ये हुआ, दूसरा ये हुआ, एक ही ऑर्डर में लिए हैं। ये ए है और ये बी है, तो इनका रिजल्टेंट अभी आपने जैसे देखा कि ये कैसे करेंगे आप? तो ये आपका रिजल्टेंट पहला का टेल और दूसरे के हेड, इससे को मिलाने पर जो फैक्टर बनेगा, इसी से हम लोग क्या करते हैं? ये आप रिजल्टेंट को एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है? अब देख लें, यही हुआ रिजल्टेंट फैक्टर ए प्लस बी फैक्टर। ज्योमेट्रिकली अगर करना हो तो क्या करेंगे? स्केल से मेजरमेंट लेना हो, डायरेक्शन बताना हो तो ये प्रोटेक्टर से पढ़ना होगा। लेकिन अभी आपको क्या किए थे? हम फॉर्मूला रिड्यूस किए थे। क्या फॉर्मूला रिड्यूस किए थे आप लोग रिजल्टेंट के लिए? कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना, क्या पढ़ते हैं इसको? मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ फैक्टर आर, मतलब रिजल्टेंट फैक्टर। और ये कितना निकला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और cos थीटा, जहां थीटा कौन सा एंगल है? इन ए और बी के बीच का एंगल है, और ये और बी के बीच का एंगल ये नहीं देंगे आप। यहाँ एक का हेड है, दूसरे का टेल है। आप क्या करते थे? इसको प्रोसीड कर दीजिए और यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे। क्लियर है? तो ये एंगल था हमारा थीटा। आपको मालूम भी है कि ये फैक्टर बी है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना निकल गया था? बी cos थीटा, और ये कितना था आपका? बी sin थीटा। अब आप ये फॉर्मूला यूज किए थे। क्लियर है? और फिर डायरेक्शन बताने के लिए अगर इसको अल्फा लिया तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर बी sin थीटा और बाई a प्लस बी, यहाँ से यहाँ तक लेंगे ना, तो a इसका मॉडुलस कितना है? a प्लस बी cos थीटा। ये हमने पिछले क्लास में हम लोग रिड्यूस किए थे। केवल आप ट्रायंगल्स लॉ पढ़े थे। मैं चाहता हूँ कि ट्रायंगल्स लॉ के बाद आप एक ही जगह पैरेललोग्राम्स लॉ को भी सीख लें। ओके, और कुछ एक तो बेसिक क्वेश्चंस इसको कर लें, जिससे कि आप फॉर्मूले की फैमिली को समझ जाए। तो अब जरा देखिए, ये पैरेललोग्राम्स लॉ क्या है? ओके, तो आप देख लें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये देख लिया आप क्या है? बिल्कुल ये भी ट्रायंगल्स लॉ के ही जिनका है। एक्सप्रेशन वहां भी ऐसा ही आएगा, केवल स्टेटमेंट में अंतर होगा। देखिए आप, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा नहीं, टाइम लेगा, और हम लोग और भी टॉपिक आगे बहुत है, इसलिए आप अपने से करेंगे, केवल समझ लें अच्छी तरीके से। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही पॉइंट पर अगर दो फैक्टर एक ही साथ काम कर रहे हैं, ओके, और ये दोनों फैक्टर्स को हम एक, देख लीजिए, इन दो फैक्टर जो एक ही पॉइंट पर एक साथ लग रहे हैं, इनको हम एक पैरेलल मान के दो एडजेसेंट साइड्स, एक ये साइड और ये साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये है और ये क्या है। क्लियर है? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर ये कहता है कि अगर हम इसको इन दोनों साइड्स को लेकर के हम पैरेललोग्राम्स बना लें, तो ऐसा हमें बन मिलेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये बना पैरेललोग्राम। ओके,
तो कहता है कि इनका रिजल्टेंट उस डायगोनल से मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा जो इस पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। यानी ये हो गया रिजल्टेंट। क्लियर है? स्टेटमेंट को सुन लेना कि इफ टू वेक्टर्स acting at a point at the same time are represented both in magnitude and direction by the two sides of a by the two adjacent sides of a parallelogram. These are the two adjacent sides. Then their resultant will be represented both in magnitude and direction by the diagonal which is drawn from the same point. ये diagonal तो नहीं करेंगे, ये from the same point. और ये देख लें कि ये बिल्कुल नहीं, आपको इसके लिए अलग से डिराइवेशन करने की जरूरत नहीं है, केवल आप इसके स्टेटमेंट को मैंने बताया भी, समझाया भी, आप इसको आप जैसे लिख लेंगे। क्लियर है कि नहीं? क्या स्टेटमेंट ये है? ये जो दो वेक्टर को जो एक ही पॉइंट पर एक ही साथ लग रहे हैं, एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे निरूपित होगा, किससे रिप्रेजेंट होगा? उस डायगोनल से जो उसी पॉइंट से ड्रॉ किया जाता है। क्लियर है? आप देख लें कि ये भी ट्रायंगल है कि नहीं, ये वेक्टर क्लियर है, ये है नहीं, और आप बी को जगह ये भी तो वेक्टर बी होगा, ये तो आता क्या है, इसमें ये सेम डायरेक्शन है, सेम वैल्यू है, तो ये वेक्टर बी हुआ। अब देख लें कि ये भी ट्रायंगल का हो जा रहा है, ये वेक्टर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ओके, और ये एंगल हो गया ए और बी के बीच का, ठीक था। अगेन आपको यहां भी क्या मिलेगा, जैसा कि इसी केस में हुआ था, बी cos थीटा, और ये साइड कितना हो जाएगा, अगर साइड है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा आपका b sin थीटा, और फिर रिजल्टेंट का ये जाएगा। क्लियर है? तो हम समझते हैं कि अगर एक ट्रायंगल लॉ को याद करते हैं तो केवल थोड़े से स्टेटमेंट्स को समझ लेना होगा, लेकिन है तो आइडिया, और यही रिजल्ट है। यहाँ भी आप देख लें, ये रिजल्टेंट है, ये अल्फा है, तो बिल्कुल ये फॉर्मूले और सेम तरीके से आप कर सकते हैं। आई बात समझ में? अब आप देख लें कि इसी के केस में, तो पहले सर अगर थोड़ा सा स्पेशल केस भी आप ले लें, मैं ले रहा हूँ कि अगर हम थीटा को कहेंगे 0 डिग्री होगा, तो आपका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, cos 0 कितना होता है 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, आप cos 0 1 हुआ, इसलिए a प्लस b होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a प्लस b। और पहले से हम डायरेक्शन बताएंगे, तो tan अल्फा कवर किया, इसके साथ एंगल बता रहे हैं, तो पहले ये वेक्टर कंसीडर किए हैं, तो आप ले यहां ये b, ओके, और sin थीटा, तो sin का लिखोगे sin 0 a प्लस b, ओके, और cos क्या लीजिएगा 0, ओके, तो इस केस में आप cos 0 तो 1 होता है, तो sin 0 0, यहां से क्या होगा 0, और दिस इज दैट अल्फा इक्वल टू 0। आप अगर 90 डिग्री लिखना चाहते हैं, आप बिल्कुल नहीं, ये डिफरेंट केसेस में आप ये थीटा जब 90 डिग्री हो तब रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ठीक है। जब थीटा 180 डिग्री हो तो भी एक बार फॉर्मूले को देखिए। अगर देखिए आप अगर 90 डिग्री में देखेंगे आप, तो 90 डिग्री के केस में क्या कीजिएगा, और 90 डिग्री ये cos 90 तो 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर when थीटा इज cos 90 डिग्री, ओके। अब पहले से हम डायरेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, tan अल्फा लीजिएगा, तो b sin 90, ओके, और a प्लस b cos 90, तो cos 90 तो 0 हुआ, लेकिन फिर sin 90 तो हुआ, तो it will be equal to b by a। अब आप अल्फा को बताएंगे तो tan इनवर्स b by क्या लिखेगा, इस तरह से आपने रिजल्टेंट का डायरेक्शन जब कब बताया, जब 0 डिग्री हो, 90 डिग्री हो। 180 के केस में भी आप ले लें, अगर 180 लीजिएगा तो cos 180 क्या हो जाएगा -1, और उस केस में जब थीटा 180 डिग्री हो तो फिर आप इसी में वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके देखिए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 30
which is equal to -1, इसलिए ये कितना हो जाएगा आपका, it is equal to a square plus b square minus a square plus b square plus 2ab और it is equal to minus, so it is equal to a minus b। और डायरेक्शन कैसे बताएंगे, तो tan अल्फा अगर लें आप तो क्या लिखिएगा, b sin थीटा एंड b sin x और 80 डिग्री, ओके, और a प्लस b cos 180। तो ये तो जानते हैं कि 0 हुआ, ये 1 हुआ, तो यहाँ अल्फा आपका क्या होगा, अल्फा का 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी देगा। अब एक साथ 0 कब लेंगे, सपोज तो इस केस में ये आता है, और इनका आप क्या है कि इस केस में आप रिजल्टेंट लेंगे, क्लियर है, या आप ऐसे लें, ये तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा, 180 का केस है, आप ये वेक्टर है a और ये है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बड़े के लंब होगा ना, तो ये आप इसके साथ एंगल कितना लीजिएगा, थीटा यहाँ पर रिजल्टेंट में निकालिएगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसका, रिजल्टेंट। लेकिन यही अगर हम ये केस में कि इससे बड़ा ये है, तो इस केस में रिजल्टेंट होगा तो इसके लॉन्ग होगा, और यहाँ कितना एंगल लेना होगा, हमें 180, क्योंकि हम कैसे एंगल पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, तो इसलिए हमें तो 180 लेना है, और जब आप इधर पढ़ रहे हैं तो इसी के लॉन्ग पढ़ रहे हैं तो आप 0 लिखिएगा, क्लियर है। तो 180 का केस भी है, इनके बीच में 180 का है, इनके बीच में भी 180 का है, लेकिन यहाँ 0 के लिए क्योंकि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं और ये x एक्सिस के साथ ये 0 एंगल बना रहा है, लेकिन यहाँ पर हम इस डायरेक्शन से के बजाय आपका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है और ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से 180 का एंगल बना रहा है। अब बच्चे देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट जानना, यानी वेक्टर्स में एक है प्रोडक्ट, लेकिन सबसे ज्यादा वेक्टर की हमें जरूरत पड़ती है वो है रिजल्टेंट निकालने के केस में। तो हमने ट्रायंगल्स लॉ को बताया था, पैरेललोग्राम्स लॉ, हाँ एक पॉलीगन्स लॉ को भी सीख लिया, ओके, कि पॉलीगन्स लॉ क्या है। तो देख लिया इफ सेवरल वेक्टर, मैं फिर स्टेटमेंट केवल पढ़ूंगा और समझाऊंगा, आप चाहेंगे कि आप इसका जो है यूटिलाइजेशन जो है करें, और देखें तो किसको बता रहे हैं अब, पॉलीगन्स लॉ, ये भी किसके लिए, वेक्टर के एडिशंस के लिए। तो इफ मेनी वेक्टर्स, इफ सेवरल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट्स एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड by the various sides of an open polygon both in magnitude and direction। हम मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं और डायरेक्शन कर रहे हैं, both magnitude and directions, ठीक है ना। तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, जो क्लोजिंग साइड्स ऑफ द पॉलीगन है, ये क्लोजिंग साइड ना, ये ओपन पॉलीगन्स है, तो क्लोजिंग साइड से ये होगा, इससे रिप्रेजेंट होगा, ये हो जाएगा आपका रिजल्ट। लेकिन ऑर्डर देखिए, ऑर्डर क्या कर लेना होगा, हमें उल्टा कर लेना होगा। अब आप फिर से स्टेटमेंट को सुनिए और यहां से समझिए कि इफ सेवरल वेक्टर्स आर एक्टिंग एट ए पॉइंट्स, ओके, साइमल्टेनियसली are represented by the various sides of a open polygon। देखिए in the same order, देखिए ये various sides के हो गए, अभी एक है, अनेक है, और वही भी हो सकते हैं। अभी हम लोगों ने कितने साइड्स लिए देख लिया, एक ये हुआ, ये b को हम इससे रिप्रेजेंट किए, एक वेक्टर b को मैग्नीट्यूड में भी, डायरेक्शन में भी, इसका ये डायरेक्शन में काम कर रहा है। तीसरा हमारा ये है, ओके, ये इस पॉलीगन के इस साइड से रिप्रेजेंट हुआ है, फोर्थ हमारा इससे रिप्रेजेंट हुआ है, ओके। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा वो किससे होगा, ये जो ओपन पॉलीगन्स है उसके क्लोजिंग साइड से होगा और रिवर्स ऑर्डर में होगा। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये भी कुछ अलग से नहीं है, बल्कि ये भी सच पूछे तो ट्रायंगल्स वाली है। कैसे, इनका रिजल्टेंट आप निकालिएगा तो क्या होगा, ये होगा, ये क्या निकला, a प्लस b निकला,
और ये वेक्टर होगा a प्लस बी, इसमें अगर इसको ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, ये हो गया। तो ये क्या निकला, a प्लस बी, तो पहले से निकाला है प्लस सी हुआ। अब आप देख लें कि इसमें अगर हाँ इसके हेड से इसका टेल मिला है, इसको ऐड करेंगे तो यही होगा रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट हुआ कितना, तो ये रिजल्टेंट आपका देख रहे हैं कि a प्लस बी ओके प्लस सी। इस पर भी आपको क्या मिला यहाँ से, आप क्या ऐड किए, प्लस बी। तो रिजल्टेंट वेक्टर कितने साथ ये अनेक और भी अगर ज्यादा साइड्स हो तो ये उसके लिए भी वेक्टर है, क्लियर है। तो ये हो गया आपके पॉलीगन लॉ। तो इस तरह से वेक्टर के एडिशन के लिए 3 रूल्स आपने सीखा, ट्रायंगल लॉ जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, फिर पैरेललोग्राम लॉ, और फिर फाइनली आपने क्या सीखा, तीनों के स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है और ये स्टेटमेंट इतना टाइम लेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसको समझें, स्टेटमेंट खुद से कर लें। फिर से एक बार लास्ट में सुन लें आप कि यदि बहुत सारे वेक्टर्स एक पॉइंट पर एक ही साथ काम कर रहे हैं और इनको यदि हम बोथ मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शंस में एक ओपन पॉलीगन के साइड से, ठीक है ना, क्रम से, तो ओपन पॉलीगन के जो आपके क्या है लगातार साइड्स हैं, यानी एक ही ऑर्डर में बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस में रिप्रेजेंट किए जाए, देखते हैं ना एक ही ऑर्डर। तो इनका रिजल्टेंट किससे होगा जी, उस क्लोजिंग साइड से होगा, जो वेक्टर का ये जो ओपन पॉलीगन का जो क्लोजिंग साइड है उससे होगा, लेकिन हमें रिवर्स ऑर्डर में लेना होगा। तो ठीक है जी, आपको ये जो है ना वेक्टर के एडिशंस का आप जो डिफरेंट रूल्स था उसको सीखे आप, लेकिन अब इस फॉर्मूले को आप देख लें। अगर ये आप कभी वेक्टर सीख रहे हैं, हर जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक अगला चैप्टर आपका देखिए, अगर काइनेमेटिक्स की बात पढ़िएगा तो लॉज ऑफ मोशन जैसे है, उसी में यदि आपका सबसे बेसिक सी बात है, यदि पूछा जाए कि भाई ये ऑब्जेक्ट है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 4 न्यूटन का इधर लग रहा है और एक 3 न्यूटन का लग रहा है, जो परपेंडिकुलर इधर लग रहा है। आपसे पूछा जाए कि भैया आप बताएं कि इसमें एक्सेलरेशन कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, भाई मास इसका कितना दिया है 2 kg। तो आप ये जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जानते हैं कि फोर्स बाय मास से निकालते हैं। लेकिन अब बताइए कि आप क्या लीजिएगा, फोर्स की जगह क्या 4 लीजिएगा, तो क्या 4/2 लिखिएगा, या फिर आप एक्सेलरेशन की जगह ये 3/2 लीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया कि एक्सेलरेशन निकालना, या फिर आपको क्या करना चाहिए, इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है, क्या आप इसको निकालेंगे कि इन दोनों को वेक्टर ने सीख लिया है और आप सीख करके जानते हैं कि 90 डिग्री पर काम कर रहा है। अगर यहाँ से आप ज्योमेट्रिकली भी देख लें तो ये रिजल्टेंट मिलेगा। ओके, अगर आप ऐसा लेते हैं और ये रिजल्टेंट के फॉर्मूले को भी यूज करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा, ये a स्क्वायर लिए 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ओके ab 4 into 3 into cos 9 ओके। तो ये कितना हो गया आपका 5। तो अब आप क्या लीजिएगा कि 5/2। आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो आप क्या समझेंगे, तो एक्सेलरेशन मींस आपसे पूछा गया तो नेट एक्सेलरेशन बताइए, यानी आपको क्या बताना होगा, ये बताना। तो लेकिन सर हम अगर आप वेक्टर से नहीं, अगर कहिए कि सर हम तो ये बताएंगे आपका कि 4 + 3/2 लेंगे, तो ये आपका 7/2, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि आपने तो सिंपली इसको कैसे जोड़ दिया है, ऑटोमेटिक से जोड़ दिए। ये तो तब होता ना जब दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये क्या निकला, आपने रिजल्ट में देखा कैसे, और ये कब की बात है, ये तो गलत होगा, ये तो ठीक है। और ये अगर ऐसे लिखे हैं तो यह भी ठीक नहीं है, आपसे तो नेट एक्सेलरेशन पूछा गया था, यह तो एक्सेलरेशन किसके लॉन्ग हो सकता है। यदि आप इसको ऐसे लिखते हैं कि हम x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन बताएं तो ये ठीक है, यदि ये आप यहाँ y एक्सिस लिख देते हैं तो ठीक है। लेकिन आज तो इस तरह से आपने देखा कि हम रिजल्टेंट के फॉर्मूले को यूज किए, हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं, ये एक्सेलरेशन किधर काम कर रहा है, तो हम अगर tan अल्फा लें तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर जो कितना है 3/4, और इस तरह से हम अल्फा की बात कर सकते हैं कि अल्फा कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स 3/4
आप देख लें इसके बाद अगर लॉज ऑफ मोशन की बात करता है तो फिर उसके बाद आपका एक चैप्टर जैसे है आप आगे की ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, उसमें भी देख लें आप कि अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ते हैं और यही कहा जाए कि भाई देखो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालो, ये m मास है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि रिजल्ट कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको टाइम देकर के चाह रहे हैं कि आप इसको ठीक से फॉलो करें। अब पूछा जाए कि इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालें, कैसे निकालिएगा? आप जान रहे हैं ये अपनी ओर खींचेगा, ये इसको अपनी ओर खींचा, जो नाम दे दें इसको F1 और F2, तो इनका रिजल्ट निकालेंगे कैसे? बोले कि हम ज्योमेट्री से सब करेंगे, तो ज्योमेट्रिकली तो ये काम करना नहीं है, आपको तो कैलकुलेशन करके उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज बताने हैं। तो फिर आपको क्या करना होगा, ये एंगल कितना है, अगर रिलेटेड एंगल इस साइड 60 डिग्री है, आप F1 या और F2 को कैलकुलेट करें। तो ये कैसे करेंगे सर? आपके पास फार्मूला है कि G(m1 m2) बाई क्या होता है R, इसे कैलकुलेट कर दीजिए F1 को भी और किसको, और हम तो यहाँ यही बताएंगे कि इसका रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हैं। तो पहला का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2, आप वहां पर एंगल कितना है cos 60 डिग्री। हाँ, आप ये देख रहे हैं कि F1 F2 का वैल्यू सेम है और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ये G(m) और साइड A स्क्वायर है। तो क्योंकि तो ये ठीक है कि छोटा सा डिवीजन से तो मैं कर ले रहा हूँ कि ये F1 स्क्वायर F2 तो F1 के इक्वल है 2F एंड cos 60 कितना होता है 1/2। तो कहेंगे सर ये F1 तो ये √3 F1, इसलिए ये √3 हो गया और F1 की जगह जो आप निकालेंगे G(m) स्क्वायर बाई A स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन कैसे बताएंगे? आप तो जान रहे हैं कि इसके बाइसेक्टर के लॉन्ग बीच में हो जाएगा रिजल्ट। F क्या लिखेंगे? F नेट लिख दें या F रिजल्टेंट लिख दें। बोले कि सब हम फार्मूले से डायरेक्शन बताना चाहते हैं, तो इससे बताइएगा। अगर इससे बताइएगा तो लीजिए एंगल अल्फा, तो फिर टेन अल्फा कितना कीजिएगा, जिससे एंगल बताते हैं उसको नहीं लेते हैं, आप सेकंड को लीजिए। ओके, तो F2 क्या लिखिएगा sin थीटा, और फिर नीचे क्या होगा F1 प्लस F2 cos थीटा, और यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू यही आएगा F2 3 तो F1 ही है और sin कितना है √3/2 60 डिग्री है। F1 तो F1 है, F2 भी क्या भी दोनों तो न्यूमेरिकली सेम है और cos 60 कितना है 1/2। ओके, F1 को आप अगर हटाते हैं तो ये √3/2 कॉमन लेके हटाइए तो ये हो जाएगा 1 है ना, और तो डिवाइड किससे हो जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा आपका 2 1 3/2 यानी 2/3 जो कितना हुआ 1/3। तो यहाँ से अल्फा क्या देख रहे हैं 30 डिग्री। वैसे भी अल्फा अंदाज वही गया था कि ये दोनों इक्वल है तो बाइसेक्टर के लॉ होगा। मैं इस यानी जितने भी कहीं भी आपका जो है वेक्टर की बात आएगी तो हमें जो वेक्टर अलजेब्रा की जरूरत पड़ेगी। आप देख रहे हैं भी बच्चे फर्स्ट ईयर भी पढ़ते हैं, उसी में जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, क्लियर है, और उनको भी ये कहा जाता है कि भाई निकालें अगर ये चार्ज है और कहा जाए कि इसको फोर्स निकालो। तो जब तक ये बच्चा नहीं जानेगा कि ये इधर रिपेल किया, ये इधर फोर्स एग्जर्ट किया, किसी लाइट चार्ज में रिपल्सन होता है, ये इधर किया, तो लेकिन हम तीन का कैसे निकालेंगे सर? पहले किसी दो का निकालिए, लेंस लॉ एक मिला उसके साथ फिर इसको निकालिए। अगर ये सेम डायरेक्शन में तो कोई बात नहीं, तो 8 कर दीजिए, लेकिन 8 क्यों करेंगे? जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 होता है, तो रिजल्ट क्या था आपका a + b ही था। इस तरह से मैंने वेक्टर के एडिशन की बात की और भी आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, आगे बढ़ा। तो अब आप देख लें एडिशन में हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को बताए हैं। अब आप देख लें कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाएगा। तो वेक्टर्स में सब्ट्रैक्शन के लिए अलग से कोई रूल्स नहीं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन भी एडिशन ही, लेकिन कैसे कोई से चेंजिंग नहीं था। आप देख लें वेक्टर, तो वेक्टर में हम क्या कह रहे हैं कि वेक्टर का और क्या सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन। ओके, मैंने कहा कि वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सपोज को कि आपसे कहा जा रहा है कि वेक्टर a में से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये एडिशन कैसे हो जाएगा? आप देख लें, हम यही कह रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर इज एडिशन बट विद ए नेगेटिव साइन। ओके, बट विद ए नेगेटिव वेक्टर। ओके, वो देख लेंगे इसको हम क्या रहे a क्या लिखे प्लस b, ऐसे मत नहीं लिखे आप,
प्लस करें लेकिन b के अपोजिट वेक्टर के साथ। आप पढ़े हैं कि b का अपोजिट वेक्टर कैसे बताएंगे। तो अगर ये वेक्टर आपका b है तो इसका अपोजिट वेक्टर कौन सा होगा, ये होगा माइनस। तो आप देखिए ना कि यहाँ तो सब्ट्रैक्शन बताया गया था लेकिन क्या हो गया, ये एडिशन से ही हो गया। अब आगे काम कर ले और देखिए आगे काम कैसे करते हैं, देख लीजिए आप। तो हम लिख रहे हैं कि ये सपोज करो कि ये वेक्टर a है और ये क्या है आपका, इसको माइनस करना है किसको, a वेक्टर b को। तो ये आप इसको ऐसे समझें कि भाई ये माइनस नहीं बल्कि हम प्लस ही करेंगे। a वेक्टर है ना, इसमें हम प्लस करेंगे लेकिन किसको प्लस करेंगे, माइनस b वेक्टर। अब प्लस करने का तो खुद आप जानते हैं, वो प्लस करने में क्या करना होगा, ये a है ना, ओके ये a है। अगर b को ऐड करना था तो आप b इधर लिए होते, लेकिन अभी आपको क्या लेना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप किसको, नेगेटिव b फैक्टर को ऐड किया, ये हो गया आपका नेगेटिव। तो आप पढ़े हैं ना कि इसको, ठीक है जी, और इसके साथ नेगेटिव b फैक्टर यही है ना। तो इसमें अगर इस वेक्टर में अगर इसको ऐड करना है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये कौन सा वेक्टर हुआ, a। अब a प्लस किसको किए, माइनस b। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, a प्लस माइनस b वेक्टर। क्लियर है, a प्लस माइनस b वेक्टर ये हो गया। अब एक हिसाब हम इसका वैल्यू कैसे बताएंगे, क्लियर है, तो वो भी देख लिया। इसका वैल्यू कैसे बताइएगा, कि हम डायरेक्शन कैसे बताएंगे। तो मैं बता रहा हूं कि ये a और b के बीच का एंगल तो दिया होगा, या आपको बताया गया होगा कि a और b के बीच का एंगल कितना है। सपोज करो कि a और b के बीच का एंगल थीटा है, हम वो एंगल कौन सा लेंगे, ये एंगल कितना दिए हम, ठीक है। अभी हम किसको किसको ऐड किए हैं, a एंड माइनस b। तो अभी हमारी जरूरत किसके बीच में एंगल जानने की जरूरत है, a और माइनस b का। तो a वेक्टर तो ये है जिसको हम आगे में प्रोसीड कर दिए, ओके। ये भी ये इसमें ऐसे तो कोई अंतर नहीं है ना जी, मैंने सुविधा के लिए यहाँ पर दिखाया a वेक्टर को यहाँ पर लिख देंगे, ये सेम डायरेक्शन में है। तो a और b के बीच का एंगल तो ये ठीक है, लेकिन a और माइनस b के बीच का एंगल ये कितना है, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब आपके पास ऑप्शन है, जब आपको ये जानकारी है कि ये वेक्टर a है और ये वेक्टर माइनस b है, तो इनका रिजल्ट का जो फार्मूला जानते हैं वो फार्मूला यूज करें। क्या फार्मूला पड़ेगा रिजल्ट निकालने का, कि वेक्टर r क्या पड़ेगा, कि वेक्टर r इज इक्वल टू रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है। और ये तो क्लियर हो गया ना, अब देख लिया। तो लेकिन सर रिजल्टेंट के लिए हम आप फार्मूला यूज किए हैं, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके। क्या बोल यहाँ a की जगह कितना है, a, ओके, और b की जगह कितना है, माइनस b। लेकिन हम तो मोटर्स ले रहे हैं, तो माइनस b का भी स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो गया, b का स्क्वायर। आपको तो ये वैल्यू ना लेना है, यहाँ तो माइनस साइन का कोई ये नहीं, आप क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड से। प्लस क्या लिखिएगा, 2a, और सेकंड फैक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, b, और उनके बीच का एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा। और cos 180 माइनस थीटा कितना होता है जी, माइनस cos थीटा। इसलिए कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। अब ये सब हमको डायरेक्शन बताना है, तो डायरेक्शन बताने के लिए आप पहले क्या लिखते थे, tan अल्फा किसके साथ एंगल बता रहे हैं। सपोज कीजिए कि a के साथ बता रहे हैं, इसके साथ आप किसका एंगल बता रहे हैं, रिजल्टेंट का। तो पहले a मत लिखिए, पहले अलग वो जो दूसरा वेक्टर है उसको लिखिए। तो यहाँ तो माइनस b है, हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम b लेंगे, और साइन कॉन्टेक्ट a इज माइनस थीटा, ओके। और नीचे में क्या लेना है, a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b अक्रॉस कॉन्टेक्ट a इज माइनस थीटा। अब यहाँ एक कंफ्यूजन आपके होंगे कि भाई यहाँ से माइनस b क्यों नहीं ले रहे, लेकिन मैं यहाँ मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ और ये हमने माइनस b क्यों लिया, क्योंकि हमें b का अपोजिट वेक्टर लेना था, b, ये वेक्टर b है, ओके। और ये चीजें देखिए, ये कितना हो जाएगा, b और साइन 180 माइनस थीटा, ये तो कितना हो गया साइन थीटा। और ये कितना हो जाएगा, a और माइनस b cos थीटा, क्यों 180 माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा, तो इतना हो जाएगा। इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं।
अगर आपको कंफ्यूजन हुआ है आप तो देख ले आप के साथ हमको ये एस के साथ जो एंगल बताए थे ये आपका ये एंगल है, और नहीं तो फिर आप यहाँ से चाहें तो फिर ये ए था और ये आप यहाँ से भी करके ऐसे दिखा सकते हैं। ये एंगल हमें बताइए क्लियर है, इसके इक्वल वेक्टर यहाँ से ड्रॉ करो, इसके पैरेलल करो यहाँ से। तो फिर जो एंगल आप ये बताए हैं यही एंगल साथ एंगल बताए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो आपको अच्छे से किसका यूटिलाइजेशन सीख लिए और क्या सीख लिए, डायरेक्शन बताने का, और क्या सीख लिए कि सब्ट्रैक्शन की जो है वो एडिशन सीख। और देखें इसकी भी आपको बहुत ही जरूरत पड़ेगी। हम एकदम बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि बातें क्लियर हो जाए। हम इसके यहाँ पर सब्ट्रैक्शन से दो एग्जाम्पल को दे रहे हैं। सपोज करो कि एक हम आपको ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो मोमेंटम फिर से कोलाइड किया, सपोज करो कि इस बार से ये कोलाइड किया और किससे मोमेंटम फिर से वैल्यू में, और फिर ये रिटर्न भी हुआ किससे, सेम मोमेंटम फिर से। ओके, तो कहा है कि चेंज इन मोमेंटम बताइए कि कैसे बताइएगा यार, तो कहिए कि चेंज कैसे बताएंगे सर, तो चेंज इन मोमेंटम बताइए। आप चेंज देखिए कैसे, चेंज को हम ऐसे लिखते हैं और ये फैक्टर है, और चेंज ऑलवेज आप कैसे बताते हैं कि हम फाइनल लिखेंगे सर और माइनस इनिशियल करेंगे। ओके, आप अगर यही कीजिएगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन आप तो कहिए कि सर हम तो पढ़े हैं सब्ट्रैक्शन में तो हम एडिशन करेंगे, लेकिन P2 और यहाँ पर देखो बच्चे हम क्या कर रहे हैं माइनस P2, और P2 तुम्हारा कौन सा है, ये है P2, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है, P2 का भी मैग्नीट्यूड P, और ये कौन सा है P1, और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है P। हाँ, डायरेक्शन समय जाते समय ये था, आपका पोजीशन ये जाता है। तो बच्चों ये बताओ कि P2 की जगह क्या लिखोगे, ये है ना, तो हमें तो लिखना है वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, ये वेक्टर को मैं लिखूंगा माइनस P, क्यों ले रहे हैं सर माइनस P, इस डायरेक्शन के लिए हम क्या लेंगे माइनस P वेक्टर लेंगे, क्योंकि हम, और इसको देखिए सर, और यहाँ पर आप क्या लिए हैं जोड़ दीजिएगा, तो ये भी कितना हुआ माइनस P, क्योंकि देखो जी मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है। तो अभी आपका देख लें कि इस तरह से ये कितना हो जाता है माइनस, मैं इसको फिर से थोड़ा सा समझाता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन हुआ। तो कहिए सर यहाँ पर ये बताइए कि माइनस क्या बता रहा है, आप बताइए कि इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो माइनस है, ये डायरेक्शन बता रहा है, यानी चेंजिंग किस डायरेक्शन में हुआ है। अगर ऐसे कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैंने तो सब्ट्रैक्शन के तरीके से लिखा है कि भाई देखो ऐसा किए, तो आप मोस्ट सिंपली ऐसे ही कर लीजिए ना, चेंज इन मोमेंटम। ओके, आप ऐसे बताइए कि फाइनल, तो फाइनल तो ये है इस डायरेक्शन का आपने लिख दीजिए, माइनस इनिशियल, ये माइनस माइनस करने के लिए, लेकिन हम यहाँ एक अलजेब्रा की तरह देखिए, और हम हमको वेक्टर में सब्ट्रैक्शन के रूप से बता रहे हैं। यहाँ भी आपको क्या है क्लियर है। इस एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले जो काफी ही आपको कंफ्यूज करेगा, इसके केस में भी आप कर सकते हैं कि चेंजिंग कहीं आप जीरो मत बता। एक दूसरे एग्जाम्पल को लें, सपोज करो इसको समझिए आप कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव कर रहा है, ये नॉर्थ की ओर मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकेंड, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ के स्टेट में, और फिर ये इधर टर्निंग लिया, परपेंडिकुलर टर्न लिया और किधर मूव करने लगा, इस की ओर, किस वेलोसिटी से। तो पूछा जाए कि चेंज इन वेलोसिटी बताएं, आप चेंज बताइए कैसे बताइएगा। तो फिर कहिए कि सर वेलोसिटी में, आप कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हुई, तो वेलोसिटी तो फैक्टर है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, ये चेंज हो सकता है, आइदर मैग्नीट्यूड बदले आइदर डायरेक्शन बदले या दोनों बदले। यहाँ क्या बदल गया है डायरेक्शन, तो भाई चेंजिंग तो हुई है, चेंजिंग कितनी हुई है, तो फिर अभी वैल्यू तो नहीं बदला है। आप अब देख ले, आप स्पीड में चेंजिंग हुई है, वेलोसिटी में चेंजिंग हुई है। अब चेंजिंग हम कैसे बताते हैं, बोले सर आप तो चेंज इन वेलोसिटी बताएंगे, उसको हम डेल्टा टी से लिखते हैं, तो कहिए सर आप फाइनल लिखिएगा और माइनस क्या लीजिएगा इनिशियल लिखिएगा। ओके, तो फाइनल कितना लिखूं, फाइनल तो इसको लिखे है ना यार, तो फाइनल तो क्या ले लिया V2 लिखे है ना यार, ये है आपका V2। तो कहिए सर आप V2 लिखिए और हमको सब्ट्रैक्शन में तो हम ऐड करेंगे, लेकिन किसको ऐड करेंगे सर माइनस V1 को ऐड करेंगे, और फिर हमें निकलेगा कितना, तो कहिए सर हम ऐड करेंगे और कैसे कीजिएगा तो देख लीजिए आप। सपोज करो कि यदि आपको इसको हम दे रहे हैं
और इसको क्या लिखना है v2। आपको क्या करना है v2 में v2 है ना, तो इसको ऐड कीजिए, किसको v2 में ऐड कीजिए। ये कौन सा फैक्टर हुआ -2। रिजल्ट क्या आया v2 में इसको ऐड किए तो रिजल्ट क्या आया, ये निकला v2 प्लस -3। इट मीन क्या निकला v2 माइनस, यही चेंज हो गई, चेंज यही। तो हम वैल्यू कैसे बताएंगे, आपने तो समझ नहीं है कि कैसे वैल्यू कैसे बताइएगा। तो बोले कि वैल्यू को सब देखिए चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताया, तो आइदर tan cos a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा का रूट लीजिए आप, या यहां तो आप सिंपल सा देख रहे हैं ये दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो फिर तो आप ऐसा से सिंपली निकाल सकते हैं कि सर ये हो जाएगा अंडर 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दैट इज 20/2 ओके मीटर पर सेकंड। फिर सर किस डायरेक्शन में हुआ है, तो इस डायरेक्शन के लिए जब आप अल्फा लेते हैं तो बता दीजिए कि tan अल्फा कितना होगा। तो tan अल्फा क्या लीजिएगा, दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है 20/20, दैट इज 1 यानी अल्फा 45 लीजिए, यानी अल्फा कितना होगा 45। इट मींस क्या है, इस डायरेक्शन को क्या कहिएगा आप, ये नॉर्थ है, साउथ है, इधर ईस्ट है ना, और इधर क्या है, यहां से भी देखिए आप, तो इधर नॉर्थ ईस्ट, इस डायरेक्शन को क्या कहिएगा, ये तो इसी के जैसा है ना, तो क्या कहिएगा साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन को किधर कहिएगा साउथ ईस्ट। क्लियर है, नॉर्थ तो इधर हो जाता है साउथ, यानी इसके इधर तो हुआ है और ईस्ट के तरफ भी हुआ है, तो जब यहाँ पर ले रहे हैं तो ईस्ट के तरफ भी हुआ है, इधर भी हुआ है और किधर हुआ है साउथ के तरफ हुआ है, क्योंकि इक्वल हुआ है इसलिए हमने पोजीशन इसकी। तो डायरेक्शन किधर लिखूं मैं, डायरेक्शन किधर देता है हम साउथ ईस्ट, या फिर आप ऐसे 45 से बताया है। तो कैसे आप लोगों ने सिखाया, क्योंकि देखो जी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये स्टेप देखने की जरूरत ही नहीं है, एक ही बार में आप नेगेटिव कर लेते हैं। हम क्या किए, फाइनल वेलोसिटी डिवीजन थी, मैंने v2 का है, अब माइनस इनिशियल, तो इनिशियल ये था लेकिन हमको इसको ऐड नहीं करना, हम इसको माइनस करना, मैंने माइनस कैसे किया, और ये हमारा रिजल्ट। तो ये हमारा जो v1 है, तो ये हम क्या लिखते हैं यहाँ पर माइनस, और ये था हमारा। तो इस तरह से आपने सीखा। हाँ, हो सकता है कि यहाँ दिया जाए कि ऐसी चेंजिंग हुई है और टाइम 2 सेकंड लगा है, तो एक्सेलरेशन बताया, तो आप टाइम से डिवाइड कर दीजिए चेंजिंग वेलोसिटी में। पूछा जाए कि एक्सेलरेशन के डायरेक्शन बताया, डन कर दीजिए आप। तो आपने सब्ट्रैक्शन के साथ साथ आपने क्या सीखा, ये एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन सीखा, अब कुछ और छोटी छोटी सी चीजें सीख ले आप। क्लियर है, तो अब आप सीखें यूनिट वेक्टर, ओके, और फिर रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहले मैं यूनिट वेक्टर बता दूं, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट होगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ए is represented by a cap या a head which are unit magnitude, and इसका मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना होगा 1, and direction is same as that of the given vector। यदि वेक्टर ये a का है यूनिट वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन वही है जो वेक्टर a का है। अगर ये है वेक्टर a, ओके, तो यूनिट वेक्टर क्या थी डायरेक्शन नहीं, a क्या भी है। फर्क कितना है जी, ये मैग्नीट्यूड इसका इतना है जबकि इसका मैग्नीट्यूड 1। इसलिए आप तो जान रहे हैं कि a के मैग्नीट्यूड को हम कैसे लिखते हैं, वेक्टर a के मैग्नीट्यूड को a से लिखते हैं। तो हमें यूनिट वेक्टर कहीं निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर a में किसे डिवाइड कर दीजिए, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा, अगर ये 10 यूनिट है हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट तो बचेगा। तो क्या कहें हम कि यूनिट वेक्टर, सुन लीजिए आप कि यूनिट वेक्टर along a given vector, unit vector along a given vector is at unit magnitude and direction is same as that of the given vector। इसका डायरेक्शन वही है जो कि given vector का है। आई बात समझ में, क्लियर है। अब एक और भी सीख लें आप, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, रेक्टेंगुलर, ओके। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर। देखो भाई ये i j कैप
एंड k कैप, इनके बीच में भी जाना। वो तो मैंने एक वेक्टर बताई थी, यूनिट वेक्टर को किसी भी वेक्टर के नाम देता, पर इनके लिए डायरेक्शन फिक्स है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, क्लियर है? तो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर I J K are such unit vector whose directions are represented by three mutually perpendicular axes x, y, z respectively. j और इधर क्या लेंगे आप ये चेंज नहीं कर सकते ये डायरेक्शन। I किसके लॉ बताता है? x एक्सिस के लॉ। y के लॉ डायरेक्शन कौन बताता है? j। और k के लॉ z के लॉ k। और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि I हो, J हो या K हो, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा? लेकिन इससे फायदा क्या है सर? ये तो आपको क्लियर हो गया। अगर हमको कहीं अब बताया कि फोर्स बताना है कि भाई फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का x एक्सिस के लॉ, तो फोर्स आप ऐसे तो लिखते ही थे पहले कि 10 न्यूटन अलोंग x एक्सिस। अब इससे आप इसको क्या कहिएगा? ज्यादा टेक्निकल हो गया, 10I न्यूटन। इससे काम हो गया हमारा। यहाँ I लिखा हुआ है तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैल्यू तो वही, क्योंकि I का वैल्यू तो 1 है और I किधर डायरेक्शन बता रहा है, क्लियर है? अगर कहीं हमको वेलोसिटी बताया गया है और कहीं लिखा हुआ है कि भाई -40 J किलोमीटर पर आवर है, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? तो फिर ये बताइए कि ऑब्जेक्ट का मोशन किधर है? तो बोले कि सर J तो है y के लॉ ना, J किसका डायरेक्शन है? y के लॉ में यूनिट वेक्टर है, लेकिन आप क्या किए हैं? माइनस लिए। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस। आई बात समझ में कि I J K से हमें क्या फायदा है? इनके डायरेक्शन जो है ना कन्वेंशनली फिक्स्ड है। I का डायरेक्शन ऑलवेज हम किधर बताएंगे? x के लॉ, J किधर बताने के लिए? y के लॉ। तो आपको क्लियर हो गया कि नहीं? मैं किसी का डिफिनेशन नहीं लिख रहा हूं पर कई बार रिपीट जरूर कर रहा हूं। फिर से आपके पास सुन लें, मैंने क्या कहा कि I J K are such unit vectors, okay, whose directions are represented by three mutually perpendicular axes x, y, z respectively. क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड तो इनके 1 है और डायरेक्शन दूसरे। और इनसे फायदा अभी आपने देखा कि कितने टेक्निकल ढंग से हम लोग जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगे हैं। अब अगला टॉपिक आप देखें, और ये I J K भी जान गए और फिर आप ये भी जान गए कि यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, और साथ साथ क्या सीख लिए? रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर I J K भी सीख लिया। और आप देखिए कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर, ये भी इतना छोटा है उतना ही ज्यादा उपयोगी है, क्लियर है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। और भी सुन लीजिए, आप जो है कंपोनेंट से क्या हुआ है, ये आप तोड़ना। जैसे मैं कहूं कि भाई ये 10 के कंपोनेंट्स, ये अगर आप पहले भी ये काम करते हैं कि हम बोलेंगे 10 को 2 हिस्सों में तोड़ दो, तो कहोगे सर ये 6 + 2, कोई कह सकता है कि 5 + 5, कोई तो 7 + 3 भी कह सकता है, कई तरीके हो सकते हैं। और इसको अगर पेन पर ऐसे हम लिखे हैं कि 7 + 3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स से आप जान रहे हैं कि 7 और 3 को 8 किया जाए तो 10 आए। आपने किसी को 10 रुपए दिया, यदि वो आपको 7 रुपीज और 3 रुपीज करके 2 टाइम्स में दे तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। ओके, हम 10 को कैसे लिखे हैं? 7 और 3 के रिजल्टेंट के रूप में, क्लियर है? तो यहाँ पर इसको तोड़ना आपको बहुत सहज लगा, क्यों? क्योंकि आप जो है मैथमेटिक्स की आइडिया रखते थे, झाड़ करके इससे भी आसान। तो ये सब 2 ही में क्यों, हम तो और भी हिस्सों में तोड़ेंगे। हो सकता है कि कोई ऐसे लिख लीजिए कि भाई हम तो 1 + 2 + 3 है, और भी 3 × 5 = 1, 3 × 5 = 6 और 4, वो भी सही है। और कोई हो सकता है कि 15 - 5, वो भी सही है। पर मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैं तो कहिएगा कि 2 ही हिस्सा में अगर यही पर कंडीशन दे दिया जाए कि आप तोड़े और 2 इक्वल में तोड़े, तो आपके पास एक सिंगल ऑप्शन होगा। आप यहाँ पे यही काम करें, वेक्टर को तोड़े, क्लियर है? अब ये वेक्टर को तोड़ना है, कोई तो ऐसे भी कर सकता है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दो, ये क्या करना है? उसके कंपोनेंट या टूटे पे ही से। लेकिन सर कैसे? हम इनको ऐड करते हैं तो यही आता है। इसलिए हम इस वेक्टर को और इसको कर सकते हैं क्या, ये और ये हम कर सकते हैं ना कि इसके टूटे हुए हिस्से हैं या कंपोनेंट्स हैं। कोई ये भी तो कर सकता है कि सर हम इसको भी तो जोड़ते हैं तो ये भी आता है, तो ये और ये भी क्या हो जाता है? कंपोनेंट।
लेकिन हम कहेंगे कि परपेंडिकुलर लो, तब उसके पास अब लिमिटेशन है। अब वो या तो तोड़ेगा किधर, एक ये लिया इसके लो और फिर एक लेना होगा इनको इसके लो लेना होगा, तब तो कंडीशन फिक्स हो गया। क्लियर है ना कि अब आपको कैसे तोड़ना है, तो हम कई तरीके से कर सकते हैं हम। क्लियर है, लेकिन आपको यहाँ पर जो कंपोनेंट्स लेना है वो कौन से कंपोनेंट्स हमें आपको सिखाना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर। क्लियर है, तो जो भी चीजें हैं उसको हम लोग जो है कर रहे हैं। अब देख लिया जैसे यही वेक्टर के हैं, तो आप तो जान गए कि कैसे कंपोनेंट लेने हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेने हैं, तो ये हम ले रहे हैं और बहुत ही आसान। आप केवल क्या कर दीजिए, आप इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर कर दीजिए। अगर ये एंगल थीटा दिया होगा तो आप ये आसानी से ये कंपोनेंट निकाल सकते हैं। और ये भी, तो जो x के लॉन्ग है उस कंपोनेंट का नाम क्या लिखिए, a x। जो इसके लॉन्ग है उसको क्या कहिए, a y, जिसको आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं। ये और ये तो सेम चीज है, सेम वेक्टर आप ले सकते हैं, क्यों, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन। आएगा समझ में। तो अब जब देखें कि हम अगर ये एंगल थीटा दिया रहेगा तो हम ये कंपोनेंट निकालेंगे कैसे। तो cos थीटा कितना है भाई, ये सब बेस, ये बेस हो गया। अब आई कैसे, हाइपोटेन्यूज, इसलिए x कितना हो गया जी, a cos थीटा। ये कंपोनेंट हो गया, कौन सा कंपोनेंट। अब सुन लो जी, यहाँ हाइपोटेन्यूज को हम क्या लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं। तो कहेंगे सर आप ये क्यों लिखे हैं, आप तो जानते हैं कि आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऑफकोर्स आप ऐसे लिखते हैं, लेकिन आप तो ऐसे भी लिख सकते हैं, x बाई मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखें या यूं लिखें। इसलिए मेरा x कितना निकला, a cos थीटा। ठीक है जी। अब आप क्या निकालिए, ये y कंपोनेंट निकालिए। तो अगर हम sin थीटा लेते हैं, ठीक है, तो sin थीटा कितना हो जाएगा आपका, ये बताइए। क्योंकि सर इसके लिए sin थीटा परपेंडिकुलर sin a y, अब y हाइपोटेन्यूज यानी इसका मैग्नीट्यूड हम इसको ऐसे लिखेंगे। इस तरह से a y कितना हो जाएगा हमारे पास, a sin थीटा। आप समझिए और समझने के साथ साथ ये याद भी कीजिए कि जिसके साथ एंगल बनता है उधर हम cos करते हैं, अगर इसके साथ एंगल बना होता तो हम इधर cos लेते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आपका जो है ये सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले का यूटिलाइजेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। पर ये ऐसा नहीं हो कि आप बिना ये एंगल लेके जब खाली हमेशा cos ही लेते रहे। क्लियर है, मैं तो यही याद किया हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी है कि जब cos लिखा और यहाँ 90 माइनस थीटा लेके इधर भी cos के रूप में किया। आप एक कीजिए बाकी कर दीजिएगा, लेकिन समझ के कीजिए कि जिधर हमारे साथ एंगल जिससे बन रहा है उसके नाम हम cos लेंगे। पॉइंट नहीं चले कि उसके परपेंडिकुलर में आप sin लीजिएगा। अब देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी जरूरत है इसकी कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। फैक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखने में इतना छोटा है। अभी आप देखिए, अभी हम यहाँ पर जो आपके जो फर्स्ट वॉकिंग कह रहे हैं, इसमें भी कंसेप्ट जो है इसका कंपोनेंट सब फैक्टर पे यूटिलाइज हो रहा है। हम ग्राउंड पर आप देखिए, हम ग्राउंड कैसे क्या कर रहे हैं, अपने कैसे ट्रेस करते हैं, ऐसे ट्रेस करते हैं ना, ऐसे ट्रेस करते हुए चलते हैं। तो इस डायरेक्शन में हमको क्या लगा, ये रिएक्शन लगा R, ये रिएक्शन हो गया R। ओके, अब देखिए ये रिएक्शन का एक कंपोनेंट इधर काम करता है, आई बात समझ में। अगर ये हम थीटा लें और एक कंपोनेंट इधर लगने लगा। अब आप बताइए कि अगर ये ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा लेते हैं तो ये कंपोनेंट आपका कितना होगा। और डायग्राम में ड्रॉ करने में ध्यान दीजिए, आप इसका जो कंपोनेंट ले रहे हैं तो ऐसे और यूं मत, ये परपेंडिकुलर नहीं। आप अगर ऐसे भी दिए हैं तो इतना, और बिना ऐसे भी, मैं तो बिना एरो दिए नहीं छोड़ता हूँ, बिना एरो दिए भी मत छोड़िए। और ये भी यहाँ तक मत दिखाइए। जब आप कंपोनेंट ले रहे हैं तो थोड़ा सा सेंस के साथ काम किया जाए, तो थोड़ा सा टेक्निकल लगे और क्योंकि आप देखें कि इसमें हम कंपोनेंट ऐसे होना चाहिए ना कि इसके साथ हम कि उसको ऐड करें तो मुझे वही रिजल्ट है, इसलिए एरो को ड्रॉ करने में आप ध्यान रखें। अब देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ cos थीटा, और ये कितना हो गया r sin थीटा, और ये आप है, आपका रेट किधर काम कर रहा है, तो ग्राउंड पर हम फ्लो को किस फोर्स से एक्सप्रेस किए थी, फोर्स F से। क्लियर है, ये फोर्स F से हम की, क्लियर है। और उसका रिएक्शन ग्राउंड हमको कितना लगा, ये क्या हो गया, R क्या होगा, रिएक्शन।
ऑफ द ग्राउंड। और ये क्या है? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड। तो ये क्या करता है आपका? ये r sin थीटा वेट को बैलेंस करता है। और r sin थीटा से आपको क्या मिलता है? r sin थीटा है तो आपको आगे की ओर बढ़ाता है। क्लियर है? अब देख ले आप इसके एक और एग्जांपल तो देखो आप। ये तो देखिए कि इवन वॉकिंग को भी जो है जो एक्सप्लेन किए, तो इसमें हमको कंपोनेंट का कांसेप्ट यूटिलाइज हुआ। आप देखिए एक काम और भी करते हैं, मैं वही एग्जांपल ले रहा हूं जो डेली आप ऑब्जर्वेशंस में देखते हैं या आप खुद उपयोग करते हैं। आप कोई रोलर है, सपोज को क्या आपका ब्रीफ केस है, आप इसको कूल करना, ये कूलिंग करना है। आप कूल करना पसंद करते हैं, आगे फिर आप पुश करना का मतलब क्या हुआ? पीछे से फोर्स लगाना है। रोलर समझे या फिर आप अपना सूटकेस समझे, ट्रॉली बैग समझे, आप किसको प्रेफर कीजिएगा? कूलिंग और फिर पुशिंग। ये क्या होता है? कूलिंग। और ये क्या कर रहे हैं? पुशिंग। तो किसको प्रेफर करते हैं? क्या आप ऐसे आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं या ऐसे आप आगे की ओर पुल करते हैं? तो हम तो देखें कि मोस्टली यही यूटिलाइज किया जाता है। तो क्यों ऐसा किया जाता है? सपोज तो कि रोलर है या ट्रॉली है तो इसका वेट बहुत काम किया। अब यदि ऐसा फोर्स लगाए हैं तो ये फोर्स का देखो जी, मैं फैक्टर का ये एरो देते समय सावधान हूं, थोड़ा सा ज्यादा इधर हो जाए कम हो जाए तो बात ही नहीं कि ज्यादा एफर्ट नहीं लगना चाहिए। अभी तो मैं देख रहा हूं इसलिए मैं ठीक कर दिया। तो ये एंगल मैंने थीटा लिया, ये क्या हो जाएगा जी? f cos थीटा। और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया हमारा f sin थीटा। ओके, अब बताइए आप जो फोर्स एक्सर्ट किए थे, आप ऐसे वेक्टर का दे भी सकते हैं, वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं। अब आप बताइए कि आगे आपको कौन बढ़ा रहा है? ये ट्रॉली को आगे कौन बढ़ा रहा है? f cos थीटा। और ये f sin थीटा क्या कर रहा है? जो ट्रॉली का वेट है या रोलर का जो वेट है, क्लियर है कि नहीं? तो उसको क्या कर देता है? उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करके रिड्यूस कर देता है। तो पुलिंग आपने क्या देखा कि पुलिंग, हम क्या बता रहे हैं आपको कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग ए लॉन्ग रोलर या ए ट्रॉली। क्लियर है? तो इस केस में देखिए आप अगर ऐसे लगाए हैं, आप फोर्स कितना लगाए हैं? फोर्स F, इसका एक हिस्सा इधर काम करने लगा, ये थीटा है, ये कितना हो जाएगा? F cos थीटा। और ये आपका क्या हो गया? F sin थीटा। और इसका वेट किधर काम कर रहा है? तो वेट जी इधर ही लग रहा है। अब ये बताइए इस केस में ये आपका इधर जो यहाँ वेट था इसके अपोजिट लग रहा था, क्या चीज? एक कंपोनेंट। और यहाँ ये किधर काम कर रहा है? वेट के लॉन्ग ही है, ये तो इस बार वाला क्या हल्का लगेगा कि भारी हो जाएगा? तो f sin थीटा क्या कर देगा? इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इसको क्या कर देगा? भारी बना देगा। तब तो फिर आपको कठिन लगेगा, इसलिए पुशिंग क्या होगा? ज्यादा कठिन लगने लगा। किसके बंदिश पर? पुलिंग। तो ये भी आप कंपोनेंट का कांसेप्ट है तभी कर रहे हैं। मैंने दो कॉमन एग्जांपल दिया, आइदर वर्किंग ऑन द ग्राउंड या फिर पुलिंग और पुशिंग का एग्जांपल दिया। और ये एग्जांपल इसलिए लिए क्योंकि एक छोटी सी बात, आप इधर एक बॉल को थ्रो करते हैं, अगर हम ऐसा ले लें कि वर्टिकल से थीटा पर किए हैं और ये वेलोसिटी हम ले लें कि 20 मीटर पर सेकंड है, तो ये बॉल ऊपर की ओर किस वेलोसिटी से जा रहा है? ये कंपोनेंट है, ये कितना लिखोगे? v cos थीटा। कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा इधर cos लिखें, एंगल लिखें सामने, और इधर क्या लिखिएगा? इधर v sin थीटा। आपको इस बॉल को अगर कैच करना है तो आपको इधर मिनिमम किस वेलोसिटी से दौड़ना होगा? जिस वेलोसिटी से बॉल इधर जा रहा है, बॉल किस वेलोसिटी से जा रहा है? v sin थीटा से। आपको भी मिनिमम इससे जाना है, लेकिन नहीं हम इससे जाएंगे तब तो हो सकता है कि बॉल पहले हम उसके इंतजार करें या आप आगे निकल जाए। क्लियर है? तो ये कंपोनेंट का कांसेप्ट हर जगह यूटिलाइज होता है। टाइम तो लगा, लेकिन मैंने कोशिश की कि ये भी आप समझते हैं। अब आपके पास एक केवल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर है और रिजोल्यूशन ऑफ द फैक्टर्स है। क्लियर है? तो ये दो टॉपिक्स हैं आपके। मैं चाहता हूं कि कम से कम रिजोल्यूशन के फॉर्मूले को देख लें और इसका सम बनाएं, जिससे कि अगले दिन जो अगले क्लास होंगे उसमें प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक खाली आप देख लें, रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर। ये लास्ट टॉपिक आज का रखते हैं।
और एक इसे रिजॉल्व करना मतलब तोड़ना, कंपोनेंट भी वही था लेकिन यहाँ एक दूसरे ढंग से हम लिखेंगे। सच पूछिए तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर एक्सप्रेस करना सिखा रहे हैं। अगर ये वेक्टर ए है, आप जब सीखा था तो एक वस्तु लिए थे ना, मैं एक और सिखा रहा हूँ कि हम इसको ये x है और ये ay है, तो देखिए हम आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि हम वेक्टर a को कैसे लिख सकते हैं। हम वेक्टर a को कई तरीके से लिख सकते हैं। x वेक्टर आप प्लस का लिखोगे ay है, कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर के एडिशन के रूल से आपको कोई दिक्कत नहीं है, a और इसके इक्वल है। हम तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, xi आप प्लस ay। हमने मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया, अलग लिखा। इधर कौन सा वेक्टर लेते हैं x के अलावा i, इधर कौन सा लेते हैं j, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर लिख दिए। लेकिन आप कहिए कैसा लिखने से फायदा क्या हुआ, फायदा देखिए क्या हुआ। अगर कहीं ऐसे हमें लिखा हुआ है तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, किसका मैग्नीट्यूड, डायग्राम से याद कीजिए, डायग्राम से सीखिए और याद यहाँ से कीजिए। क्या है ये इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे इसकी और इसकी जानकारी हो तो कैसे निकालेंगे, डबल थ्योरम से ax उसका प्लस ay उसका। लेकिन याद कहाँ से कीजिए, याद यहाँ से कीजिए। ये i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर किए और यहाँ क्या किए j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। क्लियर है। और यदि डायरेक्शन बताना है और यदि थीटा देते हैं तो tan थीटा कैसे कीजिएगा, डायरेक्शन हम परपेंडिकुलर लेंगे ay और y का करेंगे तो इसे आप डायरेक्शन बताइएगा और इसे मैग्नीट्यूड बताइएगा। एक छोटे से एग्जांपल से देख लें। यदि मैं वेक्टर कह रहा हूँ कि यह वेक्टर है p और ये इक्वल है 2i प्लस j, तो p का मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे, अभी क्या सीखे कि i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर और j का कोएफिशिएंट कितना है 1 उसका स्क्वायर किए, तो ये क्या निकला मैग्नीट्यूड। और यदि डायरेक्शन बताना हो तो tan थीटा में, तो ay यहाँ क्या है tan थीटा में ay किसका कोएफिशिएंट है j का, तो हम यहाँ j का कोएफिशिएंट कितना देख रहे हैं 1 और नीचे में 2, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो गया जी tan इनवर्स 1/2। क्लियर है। तो इस तरह से आपने रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर सीखा अलोंग दी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। आप इसी तरीके से देख लो जी, ये काम आप देखेंगे इसी तरीके से हम एक वेक्टर को देखो जी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा फिर तोड़ सकते हैं। तो ये भी रिजोल्यूशन है अलोंग 3 परपेंडिकुलर एक्सिस। क्लियर है। जैसे इसी रूम में पूछा जाए कि सबसे लंबा रॉड कौन सा होगा, तो डायगोनली अपोजिट लेंगे, उसको तोड़िएगा तो एक आपको मिलेगा किस में xy प्लेन में और एक आपको z प्लेन में। अब फिर xy प्लेन में जो डायगोनल मिला यहाँ से यहाँ तक उसको तोड़िए x और y के लॉन्ग। तो आप अगर एक हिस्सा है x एक्सिस के लॉन्ग a, y के लॉन्ग a y, z के लॉन्ग कितना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और इस केस में सुनिए आप a का मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे जी, ठीक उसी तरीके से अंडर रूट i का कोएफिशिएंट क्या है प्लस j के कोएफिशिएंट क्या और प्लस k के कोएफिशिएंट क्या। तो ये भी फार्मूला आप देख लीजिए। क्लियर है। और ये तो रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर, ये 2 के लॉन्ग किए थे, ये एक स्पेस में किए, ये प्लेन में किए। और यहाँ भी अगर आपको c इक्वल टू दे दिया जाए कि i प्लस 2j माइनस k दिया जाए और कहा जाए कि c का मैग्नीट्यूड बताओ, इस फार्मूले को यूज कीजिए। i के साथ कितना है, ये i है ना, i के साथ 1 है, j के साथ कितना है 2 और k के साथ कितना है। इस तरह से आप यहाँ भी मैग्नीट्यूड निकालना सीखोगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे फॉर्मूले को हमने छोटे छोटे सम बताया है और उसकी हेडिंग सिखाई है। आप इनको प्रैक्टिस करें, अगले दिन आप प्रोडक्ट्स और फैक्टर देखिएगा, फिर आपके फैक्टर खत्म हो जाएंगे। मैं समझता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्टेंट को सम बनाइएगा और बाकी फॉर्मूले पर ही आप बनाइएगा। ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक यू।